कश्मीर में हम अक्सर ऐसे हुनरमंद अशखास से मिलते हैं जिनकी काबिलियत हमें चौंका देती है। ये तो खैर अभी की बात है कि अगर हम बाहर जाए तो कोई ना कोई ऐसा शख्स हमें जरूर मिलेगा जिसकी काबिलियत, जिसके हुनर से हम हैरत अंगेज रह जाएंगे। पर आज से 16 साल पहले 2009 में जब आज के मुकाबले में कश्मीर में ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर के हवाले से ज़्यादा बात नहीं होती थी, उस वक्त एक शख्स काजी इरफान मुस्तफ़ा ने अपना एक सॉफ्टवेयर सर्विस शुरू की जिसका नाम है तुहंद। अब इस सर्विस क्या है, इसका नाम तुहंद क्यों है और ये कश्मीर में शुरू कैसे हुआ, इस बारे में हमारी आज बात होगी। तुहंद एक ऐसा वर्ड जिसे आप सब जानते हो क्योंकि इसका मतलब कश्मीरी में होता है योर्स। पर आज की कॉन्वर्सेशन के बाद शायद आपको इसका और एक मतलब समझ आए। उस मतलब को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं काजी इरफान साहब। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। जी शुक्रिया। तुहंद हम सब के लिए एक कॉमन लफ्ज है, कॉमन वर्ड है, पर आपके लिए ये एक लफ्ज से काफी ज्यादा है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या मतलब है तुहंद का आपके लिए। जी, तुहंद एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जिसमें एप्स भी हैं, मोबाइल एप्स भी हैं, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर भी है जो आपको सुपरमार्केट्स वगैरह में जो यूज होते हैं। तुहंद बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। कैसे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है और उनका डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, लिंक्ड होता है। और लोग जो है बहुत सारे अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं इनको मैनेज करने के लिए। मगर कुछ ऐसे ईआरपी हैं जिसको हम इस सॉफ्टवेयर को ईआरपी बोलते हैं। ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मगर आज के दौर में ये टर्म जो है ये बहुत मिसलीडिंग है क्योंकि ये नाम आ रहा है कम से कम 40 साल से, जब सॉफ्टवेयर का काम प्लानिंग ही हुआ करता था, तो इसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। आज इस जो लफ्ज़ है इसका मतलब बदल चुका है। आज ये एक सिस्टम है जो पूरी की पूरी कंपनी को जो है या ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी भी छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, मैनेज करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि ये मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में हो सकता है कि आपकी आधी ब्रांचेज हिंदुस्तान में है, आधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, आधी अमेरिका में है, जहाँ भी है अलग अलग, जहाँ के आपके अलग अलग लीगल सिस्टम है, अलग कंप्लायंस चाहिए, अलग टाइप का बैलेंस शीट है, अलग करेंसी है। तो ये एक ही सिस्टम उस सबको मैनेज करता है, एक ही जगह पे, ऐसे लाइक इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, इंटीग्रेटेड है। आप इसको एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, मगर पीछे सॉफ्टवेयर एक ही है जो काम करता है। तो तुहंद का नाम अब हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये डिजाइन हमने किया है बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को क्या चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, उनका पेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो उसको देखकर हमने इसको डेवलप किया हुआ है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज जो ये सिस्टम है, जिन कंपनीज में ये चल रहा है, वो कंपनीज जो है बहुत हाई लेवल पे, बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रही हैं। तो कोई भी ऐसा कस्टमर हमारे पास नहीं है जो कि कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रो नहीं हुआ है। कि ये एक रोल रखता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल रखता है, और कस्टमर ये एग्री करते हैं, कस्टमर बोलते हैं इसके बारे में। तो क्योंकि हम भी कभी कस्टमर जो कोई इवेंट्स होते हैं और हमारे को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे कस्टमर हमारे को ये बोल के ही इंट्रोड्यूस करते हैं कि इनके सिस्टम से ही हम इतना ग्रो हुए हैं, वरना मुश्किल था। और ये जो तुहंद है ये एक्चुअली ये बैक एंड में काम करते रहता है, इस पे हमेशा आपको काम नहीं करना है, ये भी बहुत सारा काम करता है। जैसे आपका जो बिलिंग, इनवॉइसेस वगैरह है वो तो आप ट्रिगर कर सकते हैं, मगर सिस्टम भी करता है। जैसे अब ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, जैसे हमारी अपनी कंपनी में जितना भी इनवॉइसिंग होता है वो तो खुद ही करता है, कोई इनवॉइस जनरेट नहीं करता है। तो जो भी बिल कर रहा हो, कुछ मतलब इंटरवीन नहीं करना पड़ता, नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो हमारी बिल जाती है 3 डेट्स को, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट जो कस्टमर को है। तो कुछ जाती है फर्स्ट को, तो फर्स्ट को रात को ही सिस्टम खुद ही बनाई होती है, बिल्स कस्टमर को भेजी होती है, उनको ईमेल हो गया होता है, तो हमारे को कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को आधी होती है, आधी लास्ट डे ऑफ द मंथ को होती है।
तो वैसे ही कस्टमर को पेमेंट के लिए रिमाइंड करना सिस्टम खुद ही ख्याल रखता है। तो हमारे को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। वेंडर पेमेंट्स के लिए भी सिस्टम हमको खुद ही इंटीमेट करता है कि फलानी वेंडर को आप पेमेंट करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे को टाइम से पहले भी नहीं करने की जरूरत है और हम उसको मिस भी नहीं करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे हम पेमेंट करते हैं। तो हुंद आपके बैंक्स के साथ भी इंटीग्रेट होता है। तो हुंद एक दूसरे के साथ भी, मतलब एक तो हुंद का डिप्लॉयमेंट दूसरे डिप्लॉयमेंट के साथ भी बात करता है। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा एक कस्टमर बैंगलोर में है, बहुत बड़ी कंपनी है। जब तो हुंद नहीं यूज कर रहा था, उनका टर्नओवर 67 करोड़ था। आज ही 6 साल हुए हैं, आज उनका 760 करोड़ टर्नओवर है। तो अच्छा, और जब तो हम नहीं यूज करते थे तब उनके पास 300 मुलाजिम थे। आज उनका करीब 11-12 टाइम्स उनका बिजनेस ग्रो हुआ है और उनके पास 200 ही मुलाजिम है। वही इतना सारा काम करते हैं क्योंकि मेन काम तो सिस्टम ही करता है। तो उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट्स का रेंज है बहुत डाइवर्स है। तो कम से कम 1.25 लाख आइटम्स का उनका इन्वेंट्री है। तो अब जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिस्टम ही डिसाइड करता है कि क्या परचेज करना चाहिए बेस्ड ऑन द कंजप्शन और बेस्ड ऑन के हमारे को डीलर्स डिफरेंट जो हमारे जो वेंडर्स हैं उनसे क्या हमारे को जो टर्म्स मिली है। क्योंकि कुछ वेंडर जो है वो अगर आप बल्क में खरीदे तो बहुत कम प्राइस देते हैं। तो वो सारा एनालाइज करके तुरंत ही जनरेट करता है इंडेंट ऑर्डर की परचेज क्या करना है। अब ये तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको करेंगे। तुरंत क्या करता है, अब अगर आपके एक परचेज ऑर्डर में 5000 लाइन आइटम्स हैं तो ये जो चाइना का इनका सिस्टम है वो भी तुरंत यूज करते हैं। तो उसमें ये ऑटोमेटिकली पुश करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक अप्रूवल का बटन है, तुरंत आपको दिखाएगा कि मैंने मार्क किए हैं 5000 आपके आइटम आपको खरीदने चाहिए इतनी क्वांटिटी में। आप उसको अप्रूव करेंगे, वो पुश हो जाएगा चाइना के सिस्टम में। अब चाइना में उसका सिंगल वेंडर तो होगा नहीं, 5000 आइटम अगर है तो उनके तो 500 वेंडर होंगे या 50-60 वेंडर होंगे। तो वहां पे उसको खुद ही बाइफरकेट करके वहां के परचेज ऑर्डर बन के वो रेस्पेक्टिव वेंडर्स को चले जाते हैं। और जब वेंडर उसको सप्लाई करना शुरू करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो भी तुरंत ऑटोमेटिकली बना देता है। विद द रिजल्ट इतनी बड़ी कंपनी में जहां पे इतना सारा परचेज होता है, जिसकी इंडिया में 40 ब्रांचेज हैं, तो 3-4 लोग ही उसके परचेज डिपार्टमेंट में हैं। बाकी का काम ये सॉफ्टवेयर करता है। बाकी काम सॉफ्टवेयर करता है। चलिए ठीक। देखिए, हम सॉफ्टवेयर के बारे में और तफसील से बात करेंगे, पर आपने जो इतना एक्सप्लेन किया, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, आई एम श्योर ये एक दिन या इनफैक्ट एक साल की भी बात नहीं होगी। तो मैं उससे पहले जानना चाहूंगी, आप उस स्टेज तक कैसे पहुंचे कि तुहन बन गया? आपकी सबसे पहले पढ़ाई कहाँ से हुई? पढ़ाई मैंने की है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। तो पढ़ाई के बाद मैं कश्मीर वापस आया था थिंकिंग कि मैं यहीं पे कुछ कर लूं। और अब बहुत सारे तब हमारा जो माइंड सेट था कुछ अलग ही था कि हमारा पहले से था कि इंजीनियरिंग करके वापस ही जाना है। ठीक, ये किस साल की बात होगी? इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की है 1994 में। ठीक। तो फिर 1-2 साल मैं वहाँ रहा, फिर वापस आ गया कश्मीर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा कि क्या करना चाहिए हमारे को। तो जॉब तो मैं करना नहीं चाहता था, तो मैं कुछ अपना ही स्टार्ट करना चाहता था। और हम इस तलाश में थे कि किस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे है। तो अब सबसे पहले जो हमारी चीज सामने आ गई वो रेडियो टीवी है। टीवी प्रोग्राम चलते थे तो हम देख रहे थे कि एड्स की क्वालिटी बहुत खराब है। और इवन ऑन द न्यूज़पेपर्स वो तो ऐड होते ही नहीं थे, वो तो टेक्स्ट लिख के देते थे उसी को। हाँ जी, वही होता था न्यूज़पेपर्स में। तो मैंने और मेरे दूसरे फ्रेंड ने उसने बाद में छोड़ दिया, तो हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की। मगर यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था उन दिनों। तो एडवर्टाइजिंग में जो टीवी है, टीवी में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो टीवी का ही मुलाजिम था, वो वहाँ पे अनाउंसर था। वो दूरदर्शन का इक्विपमेंट भी यूज करता था, दूरदर्शन का स्टूडियो भी यूज करता था, एडिटिंग टेबल भी यूज करता था। नहीं, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी, वो बड़ी बेसिक सी थी। अच्छा। मगर उसका कॉस्ट बहुत कम था। हाँ, वही एग्जैक्टली। जी हाँ, वो मानिए एक ऐड देता था 500 रुपए में। तो हम तो यहाँ पे जब कैमरा हायर करते थे बीटा कैम, तो उसका शिफ्ट का 3000 रुपये किराया था। उसके बाद हम एडिटिंग टेबल हायर करते थे, आर्टिस्ट हायर करते थे। तो आपको रेंट आउट करना पड़ता था?
बिल्कुल वही प्रोसीजर है, एजेंट जो बिजनेस है वो वैसे ही चलता है। बिल्कुल। तो मगर उनके लिए कुछ अलग ही सिस्टम था, इजी भी था एंड एवरीथिंग वाज फ्री। उसके बाद उनका कंट्रोल था ओवर टाइम, प्राइम टाइम। पहले उन्हीं के ऐड आते थे, फिर किसी और के आते थे, तो उनके साथ compete करना बहुत मुश्किल था, मगर कर सकते थे। वैसे ही रेडियो में एक दो एजेंसीज थी जो रेडियो से एफिलिएटेड थी, वो रेडियो के ही मुलाजिम थे। न्यूज़पेपर्स में ही ऐसा ही हाल था। बट आई वुड रियली लाइक टू मेंशन ग्रेटर कश्मीर। यहाँ पे उन दिनों मेजर न्यूज़पेपर 3 थे, ग्रेटर कश्मीर आफ्ताब, श्रीनगर टाइम्स, टॉप पे 2 ही थे, ग्रेटर कश्मीर एंड आफ्ताब। ग्रेटर कश्मीर ने न सिर्फ हमको बल्कि बहुत लोगों को बहुत एनकरेज किया। दे वर टोटली इम्पार्शियल एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल। उन्हीं दिनों उनकी प्रेस भी उन्होंने शुरू की थी, बट टुवर्ड्स द एजेंसीज दे वर टोटली इम्पार्शियल। तो हम यहाँ पे बहुत साल टिके हैं। रीजन इज ग्रेटर कश्मीर, एडवर्टाइजिंग में इन एडवर्टाइजिंग जी। फिर मैं 2002 में यहाँ से निकला था, मैं सिंगापुर गया था और मैंने वहाँ पे एक कंपनी ज्वाइन की। तो पहले तो एज प्रोग्रामर ज्वाइन की, फिर इमीडिएटली विद इन अ मंथ और सो प्रोजेक्ट मैनेजर। और उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन बना था कि मुझे उनका इंडिया ऑफिस संभालना पड़ा। सो विद इन 2 months आई वाज एज गुड एज कंट्री हेड ऑफ इंडिया। तो फिर यहाँ पे मैंने बेंगलोर में उनकी टीम डेवलप की। तो वापस बैंगलोर आए फिर? जी हाँ, बैंगलोर में आया, मगर इट वाज एक्चुअली मैं 2 महीने इधर 2 महीने उधर। तो सिंगापुर में भी मैं था बहुत टाइम को। तो और जो भी उनसे बातचीत करनी होती बिजनेस लेवल पे, कस्टमर से मीटिंग्स वगैरह होती थी। हमारे मेजर क्लाइंट्स थे, एक तो हमारा HP था और चाइना टेलीकॉम था। चाइना टेलीकॉम के लिए हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो HP के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो उनका बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, तो वो हमने किया था। तो उसके लिए तो वो तो सिंगापुर से ही होता था, मगर टीम से इंटरेक्शन, टीम को मैनेज करना वो इंडिया से होता था। तो मेरे को एवरी 2 months आई यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर एंड टू एंड फ्रो। तो फिर करीब 5 साल वहां रहने के बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, ईस्ट ओशन ई इमेजिंग, मलेशिया की। तो दैट जॉब वाज इन मलेशिया। तो मैं मलेशिया में ही था करीब 2.5 साल। तो फिर वहीं पे मेरे को आइडिया आया तुहंत का। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जो कि सेम कंपनी में, मैं इस कंपनी में CTO था। द रोल वाज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैनेजर। तो आई वाज हेडिंग द टेक्नोलॉजी। तो जो मेरा दूसरा फ्रेंड वहां पे था वो चाइनीज था, केविन पांग। तो वो कर रहा था फाइनेंस हेड, ही वाज द CFO। तो वो एक्चुअली ये आइडिया उसका था। हम दोनों आपस में रोज बात करते थे। अब ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जो ऑन द डिक्लाइन थी। तो ये थे इनटू ये थे इनटू फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्म रोल। तब यहाँ पे वो कोडैक का फिल्म रोल एक 60 रुपीज में आता था, अच्छा सा 100 रुपए में आता था। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टिल प्रेस जो है वो 6 करोड़ रुपए की आती थी इंडिया में। तो वो पूरा आपको फोटोग्राफ सारा प्रिंट करके देती थी। तो ये उस सब में थे और मलेशिया में ये ऑन टॉप थे, नंबर 1 थे मलेशिया में। इनकी इंडोनेशिया, फिलीपींस में भी ब्रांचेस थी। कंपनी काफी बड़ी थी। तो इनके 160 आउटलेट थे, उसमें से 80 आउटलेट जो है वो इनके अपने थे, 80 फ्रेंचाइजीज भी थे। तो मगर ये इंडस्ट्री ही डाउन हो रही थी क्योंकि लोगों को प्रिंट करने नहीं थे। दिन ब दिन फोटोग्राफी डिजिटल था। और जो है स्पेस में भी बहुत सारी कंपनीज, नई कंपनीज स्पेस भी दे रही थी ऑनलाइन, जिनमें डिजिटल कॉपीज वगैरह। जी हाँ, एल्बम्स, ऑनलाइन एल्बम्स। उनमें एक हमारा कस्टमर भी था HP की डिजिटल इमेजिंग वेबसाइट जो है वो हम ही मैनेज करते थे। डेवलप भी हमने की थी, मैनेज भी हमने करनी थी। तो और ये स्पेस देते थे। शुरुआत में ये 5 MB, आज ये मजाक लगेगा किसी को, बोलेगी कि 5 MB स्पेस आपको फ्री देंगे, मगर पहले जब ये कंसेप्ट आया तो 5 MB स्पेस उन्हें फ्री दी और ये बहुत बड़ी चीज बन गई थी कि 5 MB स्पेस आपको फ्री मिल रही है। तो क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आती थी 1.44 MB की। तो ये बहुत बड़ी चीज बन गई। हाँ, 5 MB बहुत था उस जमाने में। तो
अल्टीमेटली वो बढ़ते 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 50 MB चला गया, तो मगर हमारा जो बिजनेस है वो डाउन हो रहा था। जो हार्ड प्रिंट्स हैं, आपको प्रिंट करना है, तो हम लोग जो है आपस में, मैं जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वहाँ की थी, हमारे ऊपर डायरेक्टली जो है ओनर्स ही थे कंपनी के, तो ओनर्स के नीचे हम ही मैनेज कर रहे थे। तो हम एनालाइज कर रहे थे कि हमारे को कंपनी, तो ये बिजनेस तो बंद होगा, कंपनी को क्या करना है, तो कंपनी को किसी और बिजनेस में जाना पड़ेगा। तो अब ये आइडिया केविन का था, क्योंकि केविन जो है वो ERP कंपनी से आया था। तो कंपनी का नाम था एपिकोर, अभी भी वो साउथ ईस्ट एशिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 पे है, एपिकोर। तो केविन एपिकोर से आया था इससे पहले। तो केविन का आइडिया था कि जो मिड सेगमेंट में है, जो बीच में दरमियानी, कोई ERP है ही नहीं, या तो बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे को SAP है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स नेविशन है, या दूसरी लेवल पे हमारे को सेज है, ये एपिकोर है, और या तो बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में टैली है, तो टैली जो है वो खाली आपकी अकाउंटिंग करता है, एक सर्विस आपको प्रोवाइड हाँ जी, वो खाली अकाउंटिंग करता है, कंप्लाइंस के लिए अच्छा है, वो आपको CA को देते हैं, वो आपका बैलेंस शीट बना के दे सकता है, मगर उससे आप कंपनी मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही अलग चीजों के लिए आपके HR के लिए सिस्टम्स हैं, पेरोल के लिए सिस्टम्स हैं, मगर ERP पर से कोई सिस्टम ही नहीं है जो आपकी कंपनी मैनेज कर सके। तो हमने इस पे होमवर्क किया, हमने पता किया कि हमने बहुत सारा देखा कि कोई है क्या, तो हमको नहीं मिला कोई, या तो बहुत बड़े बड़े थे। उस जमाने में हमारी एक सिस्टर कंसर्न थी जिन्हें SAP इम्प्लीमेंट किया था, तो उनको टोटल जो खर्चा हुआ था, एक्सपेंडिचर, वो था 7 करोड़ रुपए इन इंडियन रुपीज। तो वो करने के बाद भी अब आप कहेंगे अच्छा हमने स्पेंड तो हो गया, अब इट्स नॉट एन एक्सपेंस, एक्चुअली इट्स एन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया 7 करोड़, तो अब हमारे को फायदा आएगा और हम खुश होंगे। वो हमको लगा नहीं, वो इसके बाद भी खुशी नहीं थे। तो उनकी बहुत सारी प्रोसेसेस जो वो करना चाहते थे, SAP ने उनको डिसरप्ट किया था, जो एक्चुअली बहुत अच्छी प्रोसेसेस थी, उनको SAP ने डिस्टर्ब किया था, क्योंकि SAP जब टीम आई थी उनने उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल के बहुत सारी चीजें उन पे थोपी थी, और उनके लिए बहुत सारी चीजें मुश्किल भी हो गई थी। उनने इनफैक्ट हायर भी किया था 1-2 लोगों को मैनेज करने के लिए, फिर भी मुश्किल था। फिर भी ये था हाल 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जी। तो ये सब चीजें देखने के बाद हमको लगा कि जगह है, हमको अपना पैर जमाने के लिए जगह है। हम अगर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह सबको कैटर करे, एग्जैक्टली एक्सेसिबल हो, ज्यादा जैसा आपने कहा SAP जितना ये ना हो। हाँ, एक तो फंक्शन तो सारी हो मगर आसान हो, कोई भी यूज कर सके। हमारा उन दिनों फिलॉसफी था जब हमने ये स्टार्ट किया ना, स्टार्ट तो इसके बाद किया, मगर हमारा पहले से फिलॉसफी रहा है, इफ यू कैन यूज फेसबुक यू कैन यूज धुंध। ये आज भी है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में धुंध है जहाँ पे हम गए ही नहीं है, हमारा टीम नहीं गया है, तो कभी हमको जरूरत ही नहीं पड़ा उस लेवल ऑफ ट्रेनिंग की। इवन दो हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होती है, फेज वाइज ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग ट्रेनर्स हैं हमारे, मगर बहुत जगह पे हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ा वो करने का। तो हमारी फिलॉसफी पहले से थी कि इफ यू कैन यूज फेसबुक यू कैन यूज धुंध। तो ओके, अब तो केविन का ये आइडिया था कि है नहीं कोई, तो हमको लगा कि हम बनाते हैं। अब चैलेंज ये था कि पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी शायद इन्वेस्ट ना करे। तो हमने बहुत सारा होमवर्क किया, हमने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था MDEC, तो वो एक्चुअली उसकी मिनिस्ट्री अलग है, MSC मलेशिया, मल्टीमीडिया सुपर कॉरिडोर। तो उसके नीचे एक MDEC है जिसका काम ही है प्रमोट करना मलेशिया में जो भी ऐसा इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली IT इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करना। कंपनीज जो है जिनका फायदा, जिनके काम का फायदा मलेशिया को, तो उनको वो जो है सपोर्ट करती थी इन टर्म्स ऑफ गिविंग द स्पेस, फंडिंग देम, गिविंग देम मनी। तो हमने उनसे बात की थी, हमारे पास हमारा रिक्वायरमेंट फंडिंग था खाली। तो उनने हमारे को जो है प्रॉमिस किया था कि हम आपको 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख रिंगिट जो है फंड करेंगे। वो करीब 4 करोड़ रुपए आ रहा था। तो उसमें से 300,000 मतलब 3 लाख रिंगिट उन्होंने कहा था हम आपको एडवांस में ही दे देंगे, और बाकी जो है बाकी रिइंबर्स होगा, आप खर्चा कीजिए, बिल भेजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। और हमारा जो एस्टिमेट था वो इतना ही था।
तो इसके अंदर हमारे को प्रोडक्ट जो है वो पहले तैयार हो जाएगा, हम इसको सेल कर पाएंगे, बाकी पैसा तो वहां से आ जाएगा। तो उसके बाद हमने कस्टमर एक्विजिशन लेवल पे भी काम किया, उसके लिए भी काम किया। तो हम मे बैंक गए। मे बैंक जो है मलेशिया का सबसे बड़ा बैंक है, उस सारे रीजन का सबसे बड़ा बैंक है एक्चुअली। तो मे बैंक का यहाँ का जैसे जम्मू कश्मीर बैंक हुआ करता था, तो हर किसी कश्मीरी का अकाउंट एक जमाने में जम्मू कश्मीर बैंक में होता था। तो कस्टमर्स काफी ज्यादा थे। हाँ, तो मे बैंक के उस टाइम पे 3 मिलियन मतलब 30 लाख बिजनेस कस्टमर्स थे। तो मे बैंक ने हमारे को लेटर ऑफ इंटेंट दिया था कि आप ये शुरू करो, हम आपको एक तो हम हमारे जो बिजनेस कस्टमर हैं उनको ऑफर करेंगे विथ वेरी लिमिटेड फंक्शनैलिटी, उनको फ्री ऑफर करेंगे। तो अब उस पे तो कोई स्टिक करने वाला था नहीं, उनको तो और चीजें जरूरत थी, तो हमारे को वहीं से कस्टमर मिल जाते। हमारे को मार्केटिंग हो जाती है। हम मार्केटिंग डायरेक्टली हमको कस्टमर ही मिल जाते। और मे बैंक ने ये भी बोला था कि उनकी जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है, यहाँ तक कि उनकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी अगर निकलती है उसके पीछे भी तो उनका ऐड होगा। तो और उनकी होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, इवन टीवी वगैरह, तो सब चीजों में हमको प्रमोट करेंगे। और मे बैंक ने हमारे को लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया था, जो कि एमडेक ने नहीं दिया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो उनकी हमने रिलेशंस बनाई थी वहां पे, और उनने वर्बली बहुत कुछ बोला था और हमको पूरा कॉन्फिडेंस था वो करेंगे, उनका काम ही वही था। मे बैंक ने तो एक लेवल जाके लेटर ऑफ इंटेंट ही दे दिया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनी जो है उनकी थिंकिंग थी, ये चाइनीज कंपनी थी। तो आप काम कर रहे थे। जी हाँ। तो ओनर्स चाइनीज थे, तो उनकी वहां पे माइंडसेट होता है कि हमारे को वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपर्टीज है, जो हमारी एक्सपर्टीज है। तो उनको ये कुछ नया लगा, तो उनने इसको टर्न डाउन किया, इतना काम करने के बाद भी। तो फिर हमने केविन और मैं ही ये लीड कर रहे थे, हमारा ही काम था ये। तो हमने डिसाइड किया था कि अब मतलब जिस दिन ने ये टर्न डाउन किया, तो मैंने केविन से बात की, तो केविन ने बोला कि दिस इज वी हैव रीच्ड ऑलरेडी वेयर वी कैन नॉट टर्न बैक, हमको ये करना ही है। तो अब फॉर वन नाइट आई वाज हैप्पी दैट केविन इज विथ मी, हम ये करेंगे, मलेशिया में करेंगे। अगले दिन सुबह केविन ने भी बैकआउट किया, तो उसके अपने कंसर्न से तो वो कर नहीं सकता था जो भी था। तो एक्चुअली उसने जो एपिकोर को वापस फोन किया, जो बॉस था उसका, तो उनने कहा उसको तो वापस आ जा। तो केविन जो है, केविन ने एपिकोर पे वापस ज्वाइन किया। वो फिर बहुत सालों तक वहां था, अब किसी और ईआरपी कंपनी में ही है। तो मगर मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, तो और मैं मलेशिया में भी नहीं रह सकता था। तो फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलके हमने सोचा कि हम ही दो कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो वो मेरे से 1 महीना पहले निकली मलेशिया से, बेंगलोर आके उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई। 1 महीने के बाद मैं आया, हमने काम शुरू किया और वहां से हमने तुहद को डेवलप करना शुरू किया है। ये किस साल में हुआ एग्जैक्टली? ये 2009 में हुआ। 2009 में आपने ये शुरू की? जी, 2009 में। तो आपका ये जब फाइनली एक सिस्टम आपका बन गया, तो व्हाट वाज लाइक पहले क्या सर्विसेज, बिकॉज आई एम श्योर कि ओवर द इयर्स ये ग्रो हुआ होगा, तो पहले क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते थे? सबसे पहली सर्विस हमने किया है इस तुहद में ही। तुहद में हमने किया पहले सेल्स का, इनवॉइसिंग का। तो इनवॉइसिंग के बाद मतलब देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच शुड बी फॉलोड। तो और बहुत सारी चीजें फिर पैरेलल में भी हमको करनी पड़ी, क्योंकि जब हमने सेल्स के बाद जब हमने फाइनेंस किया, तो हमारे को बहुत सारी चीजें इकट्ठे करनी पड़ी, क्योंकि कस्टमर्स का डिमांड था। तो कस्टमर्स को फिर चैलेंजेस आ रही थी, बहुत सारा जो काम है वो जब सिस्टम कर रहा था उनका, तो बाकी काम सिस्टम क्यों नहीं करे, तो ये हमको मैनुअली करना पड़ रहा है, हम क्यों करेंगे, तो ये भी सिस्टम करना चाहिए। तो तब हम कंपेल हो गए कि बहुत सारी चीजें हमने मैनुअली करनी पड़ी। मगर हमने पहले तुहद को डेवलप करना शुरू नहीं किया है। हमारे पास आइडिया था, हमको कंसेप्ट था, बहुत क्लियर था कि तुहद बनना है। बनेगा क्या वो भी बहुत क्लियर था हमारे पास। तो हमने पहले तुहद बनाने से पहले तुहद के लिए टूल्स बनाना शुरू किया। जी। तो हमारा जो जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत कॉमन टर्म है आईडी, जो जिस पे आप काम करते हो, सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर भी अपना ही है।
जो सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, कोड को अपलोड करता है, कंपाइल करता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। वो सारा सॉफ्टवेयर हमारा अपना ही है और हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो हमारा 90% कोड खुद ही राइट करता है। तो मैं शायद आपको वो दिखा भी पाऊँ। तो बहुत सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर ही करता है। आपने इससे पहले भी बोला कि हमारा सॉफ्टवेयर लाइक अगर हम बैठे तो हमारा सॉफ्टवेयर सो इट लाइक ये क्या सिस्टम इसको रन करे कि अभी में हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे बिहाफ पे बहुत सारा काम कर सकता है, बट उस टाइम पे ये क्या सिस्टम था कि जो अभी तक भी आपने बोला कि ये खुद काम करता था, कैसे ये होता था? जी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये पॉपुलर हुई है रिसेंटली, पिछले 5-6 साल से जी, मगर थी तो ये हमेशा से उधर। तो 40-50 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंसेप्ट है वो था, मगर उसका काम लोग जो है बहुत लिमिटेड वे में करते थे। पब्लिक में ये कुछ टाइम से है। हाँ, ये टर्म पॉपुलर हुई है। लोग अब इसके बारे में सुनते हैं, हर घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट नया है। मगर खुद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये हमेशा से, जब से कंप्यूटर बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साथ साथ में बन रहा था। तो पहले इसको बहुत सिंपल टर्म्स, इसको एल्गोरिदम बोलते थे या ऐसी कुछ चीजें बोलते थे, मगर ये था। और तुहन जो है स्टार्ट से ही इसी पे डेवलप हुआ है। तो बहुत सारा काम आप करेंगे, मगर जो मेजर काम है वो सिस्टम खुद ही करेगा। तो सिस्टम आपकी ट्रेंड फॉलो करेगा, सिस्टम देखेगा कि आप कर क्या रहे हो और सिस्टम फिर आपको ही रिप्लिकेट करेगा। एनालाइज खुद करता है सिस्टम। हाँ, सिस्टम खुद ही करता है। सिस्टम हर चीज का, आप कहीं पे क्लिक करेंगे, किसी पेज को स्क्रॉल करेंगे, तो सिस्टम उस सब का ट्रैक रख के फिर उसी डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेता है कि सिस्टम को क्या करना है आपके लिए। आप लाइक जो आपका क्लाइंट है वो कंट्रोल भी करता है इसको? हाँ बिल्कुल, क्लाइंट कंट्रोल भी करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे सिस्टम आपको रिपोर्ट्स भेजता है, आप किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे आप अगर खुद कुछ गलती करेंगे, आप कोई, जैसे आप ओनर हैं, आप कोई चीज फ्री भी दे सकते हैं, मगर आपने किसी चीज को फॉर एग्जांपल 10 रुपए में किसी को बेचा, सिस्टम आपको ईमेल करेगा और आपको रीजनिंग देगा, बोलेगा फलानी कस्टमर को 100 में, फलानी कस्टमर को 100 में, इस कस्टमर को पिछले महीने 100 में, आज इसको 10 रुपए में क्यों? अच्छा, हाँ, तो रीजन आपको देगा, आपको पूछेगा कि क्यों है ये करना, और आप उसको मार्क कर सकते हैं कि दिस इज ऑल राइट, तो सिस्टम विल नो कि आप ठीक है, तो पता है गलती नहीं है ये। ठीक, तो आपके एरर्स भी कहीं ना कहीं ये मार्क करता है कि ऐसा जी हाँ, है। जी, आपकी पूरी जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, कोई भी आदमी सिस्टम में जो भी एक्टिविटी करेगा, जहां से भी करेगा, मोबाइल फोन से करे, पीओएस सॉफ्टवेयर से करे, कहीं से भी करे, सिस्टम सबसे पहले तो सिस्टम इस डेटा को जो है ना वो कैप्चर करता है, वेयर हाउसिंग जिसको बोलते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग। तो ये सारा कैप्चर करके फिर एक अलग हमारे को एक थ्रेड होता है, इसको हम रुआ बोलते हैं, तो तुहंद के लिए। तुहंद में एक बॉट है जिसको रुआ बोलते हैं हम। तो रुआ जो है वो कंटिन्यूसली रन होता है, तो वो कभी ऐसा नहीं बैठता नहीं है, उसको कोई एग्जिट नहीं है, वो 24 घंटे काम करते रहता है। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, क्रिटिकल क्या है वो पहले उठाता है, वो खत्म करके दूसरा उठाता है, वो खत्म करके दूसरा उठाता है। तो रुआ 24 आवर्स काम करते ही रहता है। तो ऐसी चीजें जो है ना उनका ख्याल वो भी रुआ ही करता है। एक बॉट है मतलब? हाँ, रुआ बॉट है, वो सॉफ्टवेयर है। तो वो ट्रेंड एनालिसिस भी रुआ ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, तो आप 2-4 बार लॉगिन करके आप सीधे जा रहे हैं देखने के लिए कि किस कस्टमर के पास कितना बैलेंस पड़ा है। तो रुआ सेंस करेगा कि ये आपका काम है या आपका इंटरेस्ट है। पहले तो आपको पूछेगा, आपको ब्राउजर में ही आएगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, हम ये रिपोर्ट पुश करें। अगर आप करते हैं तो ठीक है, यस नो अगर आप करेंगे तो सिस्टम विल बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर आप नहीं करते हैं, उसको इग्नोर ही करते हैं, तो सिस्टम आपको रिपोर्ट भेजेगा, उसमें लिंक होगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिपोर्ट और नॉट। तो सिस्टम को पता है कि ये आपका काम है, आपको जानना है बैलेंस क्या है, आपको वो जो है भेजेगा, और आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो डेली भी करेंगे तो डेली भेजेगा, वीकली भेजेगा, मंथली, जैसे आप चाहें वैसे सिस्टम को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मगर पहले अगर आप नहीं करें, सिस्टम खुद ही इनिशिएटिव लेगा, आपको पहला रिपोर्ट खुद ही भेजेगा कि बेस्ड ऑन द ट्रेड। तो वो ये काम रुआ करता है जी। और हम बाकी सिस्टम्स को भी एनालाइज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मशीन बेच रहे हैं, आप मशीन 1 करोड़ रुपए पे बेच रहे हैं,
मगर आपका कंपटीटर बेच रहा है 1.5 करोड़ में, तो सिस्टम आपको वो भी बोलेगा कि ये सब रिपोर्ट्स जी हाँ, वो भी बोलेगा कहीं आप सस्ता तो नहीं बेच रहे हो, एंड अगर आप महंगा बेच रहे हो वो भी बोलेगा। ये सब इसमें फीड, देखिए एक चीज तो मुझे समझ आया, अगर हमने प्राइसिंग का या एचआर की सर्विसेज के बारे में कहा, ये तो आप फीड कर सकते हैं, बट ये इसमें ये वाला सेंस, ये वाला एनालिसिस कैसे आता है कि आपका कॉम्पिटिटर इसको कितने में क्या बेच रहा है? जी, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप जो डायरेक्ट डेटा फीड करते हैं, क्योंकि सिस्टम आपको एनकरेज करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोट दिया है और वो आपसे नहीं खरीदता है, तो सिस्टम आपको पूछता है क्यों नहीं खरीदा। ओके, रीजन क्या थे? हमारी सर्विस ठीक नहीं है, हमारा प्राइस ठीक नहीं है, हमारी क्वालिटी ठीक नहीं है, या हमारा फॉलो अप ठीक नहीं था, कोई हमसे पहले ही पहुंच गया। तो फिर ये, क्योंकि सिस्टम आपको ये ऑप्शन देता है और हम जब कंसल्ट करते हैं कस्टमर को, हम एनकरेज करते हैं कि ये डेटा लाना है। ये सेल्स पर्सन का जॉब खाली सेल्स नहीं है, सेल्स पर्सन का जॉब ये भी है कि सेल क्यों नहीं आया, ये फीड करना है। ये है डायरेक्ट एनालिसिस का। इसके बाद हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर, एक और बॉट है जिसको हम ज़लूर बोलते हैं। ज़लूर स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है वो क्रॉलर है। तो जो इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, जो उसको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिल सके, वो ज़लूर कलेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि दिस इज एआई, मगर हमारा एआई का काम जो है वो नॉर्मल एआई से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि कंपनी की जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती है। तो हमारे जो एआई है उसको कंबाइन करना पड़ता है कि हम हमारा जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में है, या हमारा जो ट्रेंड है, जो फाइल सिस्टम है, जो भी हमारा कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाए। एट द सेम टाइम बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ सके उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, और स्मार्टली जी, तो फिर उसको कंबाइन करना पड़ता है। तो इसका, जैसे आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर्स होते हैं ना, तो वो बहुत हाई एंड सर्वर्स होते हैं, तो जिनमें काम जो है हम जीपीयू से लेते हैं। तो मगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ईआरपी के लिए है नहीं, क्योंकि ये तो डिफरेंट सर्वर्स हैं। तो कोई कस्टमर चाहेगा इन हाउस डिप्लॉयमेंट रखना, मगर वो नहीं कर सकता, ज्यादा एक्सपेंसिव सर्वर अफोर्ड, उसको चाहिए 1-1.5 लाख रुपए का सर्वर, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे रन कर नहीं पाएगा। तो हमको रन तो करना है, तो हमको कुछ इसमें फाइन ट्यूनिंग अपनी तरफ से ही करनी पड़ती है, तो इन द लॉजिक इटसेल्फ। तो इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फॉर दिस पर्पज। तो बट वी हैव टू डू इट एंड वी आर डूइंग इट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। तो ये जो भी इसको मतलब अडॉप्ट नहीं करेगा, दे विल नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। वो लोग पीछे रह जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको नाम देना ही पड़ता, जैसे पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल्स, इसको पीओएस बुलाना ही पड़ता है, वरना लोग समझेंगे नहीं। तो इन चीजों को कश्मीरी नाम दिया नहीं जा सकता है। वे जो आपने नाम रखे, इनके पीछे आइडिया क्या था? लाइक आपका जो आपकी कंपनी है, इट्स सेटअप इन बैंगलोर जी, तो वहां पे इनको समझ आता है तुहंद क्या हुआ, या आपके बॉट का नाम रुआ क्यों है, ज़लूर क्यों है? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो समझे। लोग पूछते हैं और जितना हो सके हम एक्सप्लेन करते हैं, तो मगर जरूरी ये नहीं है कि वो समझे। जैसे आपके पास एक ब्रांड है सैमसंग, सैमसंग एक्चुअली सैमसंग है भी नहीं, वो सैमसंग है, मगर कोई केयर नहीं करता है कि वो है क्या। इट्स जस्ट अ नेम ऑफ कंपनी। यस, वो खुद ही एक आइडेंटिटी बन चुकी है। बिल्कुल। तो आपके लिए सैमसंग जानना ही काफी है कि सैमसंग इज सैमसंग। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि तुहंद भी वैसे ही बने और बना भी है। आइडेंटिटी जी। आइडिया क्या था इसके पीछे ये नाम रखने? योर्स, जो आपने स्टार्टिंग में बोला, इट इज योर्स। तो हम कस्टमर के पास गए ही थे ये बोलकर, तुहंद जहाँ पे आज है, जो तुहंद बना, इसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कुछ कस्टमर्स ने भी दिया है। सबसे पहले वो कस्टमर जिनने भरोसा किया, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया सॉफ्टवेयर तो था नहीं, सॉफ्टवेयर तो बहुत जल्दी बनने वाला था नहीं। हमारे को पहले 5-6 महीने, साल भर तो पहले टूल ही बनाने थे, तो सॉफ्टवेयर तो उसके बाद बनता। मगर तब तक कंसेप्ट था, और कंसेप्ट बहुत क्लियर था, मगर हर कोई वो सुनता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो वो समझते हैं। तो वो कस्टमर जिनने तब ये बात समझी और जिनने इस पे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम रुकने, आप बनाओ, हम तैयार हैं रुकने के लिए।
तो उन कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन इसके डिजाइन में भी है। हम नहीं चाहते थे किसी के ऊपर थोपे कि ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो जो कि स्टैंडर्ड है, आप अगर मेजर ईआरपीस देखें, एसएपी भी देखें, एसएपी की टीम आती है जो एसएपी की नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं, वो बहुत सारी प्रोसेसेस आप पे थोपते हैं। तो आपको बोल के कि दिस इज बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल के आप पे थोपते हैं। हो सकता है कभी वो हों भी, मगर बाय एंड लार्ज नहीं होती हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज उसी में है, या सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी उतनी ही है। वो बोल के बहुत सारी प्रोसेस आप पे थोपते हैं। हमने स्टार्ट ही किया था ये सोच के कि हम वो नहीं करने वाले हैं। तो उस टाइम पे हम जो है टेक्निकल लोग थे, हमको पता है सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, हमको पता है टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, सर्वर कैसे चलेगा, ये आप तक कैसे पहुंचेगा, वो हमारा काम है। बिल्कुल। आप हमको वो काम करने दीजिए, जो आपकी बिजनेस प्रोसेसेस की जो एक्सपर्टीज है वो आपसे ही आएगी। कस्टमर से आएगा। तो एक्चुअली तुहुंद जो है, तुहुंद इसीलिए हमने नाम रखा था, कस्टमर को बोल के कि डिजाइन आपका ही है, सॉफ्टवेयर आपका ही है, हम खाली बना रहे। तो हमारे को बहुत फीडबैक भी मिला, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज 16 साल हो गए हैं, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, अभी भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स देखे जो कुछ साल तक रहे, उसके बाद वो डिसअपीयर ही हो गए, वो थे ही नहीं आज वहां पे। बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे जो बोला कि यही नंबर 1 है, मगर फिर उस नंबर 1 प्रोडक्ट को एनालाइज करके हमने उसकी खामियां निकाली। जब हमने कस्टमर्स के साथ डिस्कस किया, जब हमने नंबर 1 इन द कारपेट इंडस्ट्री जो है आपका, जो वर्ल्ड वाइड था, जब हमने कस्टमर के साथ डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ कि इसमें आपको चैलेंजेस क्या है, तो हमको पता चला ये तो कीपिंग ही है, ये तो वो टैली ही है, इसमें आपको फीड करना है, ये रखेगा, ये अपना दिमाग तो यूज कर नहीं रहा है। तो ये सारा हमको कंट्रीब्यूशन जो है कस्टमर से ही मिला। तो इसीलिए इसका नाम तुहुंद रखा है हमने। अभी जो आपका काम आपने कहा 16 इयर्स से है, चल रहा है जी। आपने शुरुआत में भी कहा कि मल्टी कंट्री है, अलग अलग जो कंट्रीज में अभी है, तो कहाँ कहाँ अभी आपका ये काम? देखिए, मैं आपको हमारे जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं वो तो ग्लोबल है, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में। देखा जाए तो शायद 2-4 कंट्रीज हो जहां ना हो, वरना सब जगह है। मगर जो हमारे डायरेक्ट और जो हमारे मेन कस्टमर्स हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, तंजानिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, चाइना। इट्स ह्यूजली स्प्रेड। जी। ठीक। तो कश्मीर में मतलब इन सर्विसेज के अभी टेकर्स है क्या? अभी हैं, मगर अभी लिमिटेड है। देखिए, जब हमने पहले भी स्टार्ट किया, जब हमने इंडिया में भी स्टार्ट किया, तो बहुत सारे कस्टमर्स थे जो विलिंग थे। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत पैसा जाता है, बिल्कुल बहुत पैसा जाता है। ऐसा एक टाइम था जो हम खुद जितनी सैलरी लेते थे उससे 4 टाइम्स हम एम्प्लॉय को सैलरी देते थे। तो क्योंकि हम ओनर्स थे, तो हमको एम्प्लॉय रिटेन करने थे, रखने थे, उनको पैसा देना था। उतना पैसा था नहीं कि हम भी ले, तो हम बहुत छोटा अमाउंट लेते थे और अपने एम्प्लॉयज को उससे 4 टाइम्स पैसा देते थे। तो तब कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे लोगों को आइडिया था सॉफ्टवेयर तो फ्री ही होना चाहिए, तो पैसा देने के लिए तैयार थे नहीं, खर्चा करने के लिए तैयार थे नहीं। यहाँ तक हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये मारवाड़ी, सिंधी, जो मतलब बिजनेस जो लोग हैं इंडिया के, तो इनका भी कॉन्सेप्ट बहुतों का ये था कि हम तो टैली यूज करते हैं, वो भी हम पायरेटेड यूज करते हैं, तो अगर फ्री में ही चाहिए, तो पैसा देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो हमारे को डिपेंड करना पड़ता था बाहर के कस्टमर्स पे ही। आज भी हमारा जो है रफली हमारा 3/4 सेल जो है वो इम्पोर्ट ही है, सॉरी एक्सपोर्ट है। तो हमारे बाहर के ही कस्टमर्स हैं जिसका पैसा आता है। तो इंडिया में नंबर ऑफ कस्टमर्स ह्यूज है, मगर अभी भी उतना पैसा नहीं आता है। तो कश्मीर में भी अभी बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जो बनी हैं, जो तैयार होंगी, मगर शायद इतनी ना हो कि हम बहुत सीरियसली यहाँ पे टीम खड़ी करें, फिर वो कस्टमर्स पर जाएं।
तो मगर आई सी इन वेरी नियर फ्यूचर कि हम करेंगे ऐसा, हम यहाँ पे आएंगे. एंड लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरी कश्मीरी हु इज अब्रॉड. कश्मीरी के दिल से कश्मीर नहीं जाता है कभी. तो एक दिमाग का एक हिस्सा जो है ना वो कश्मीर में ही रहता है. तो क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इवन इन आईटी इंडस्ट्री, बहुत सारे मेजर डॉक्टर्स वगैरह, बहुत सारे लोगों को. तो एक पूरा अपने दिमाग का हिस्सा कश्मीर में ही होता है. तो वी विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी. हमको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, इनफैक्ट वी ट्राइड वी वांटेड टू पार्टनर विद J&K गवर्नमेंट. तो हमने प्रपोजल बनाया, हमने रिसर्च भी किया, और हमने को ये भी पता चला कि गवर्नमेंट को भी फायदा होगा. क्योंकि यहाँ पे एक तो स्टार्टअप इंडिया के अंडर कोई प्रोजेक्ट है इनका, और भी 2-4 हैं जिनके टारगेट से इनके 2027 एंड 2030. तो जिनमें अगर तुहंत का नाम आ जाए तो दे कैन डू बेटर देन दैट, बिकॉज दे कैन शोकेस इट, दे कैन शोकेस. तो और हमने ट्राई किया, प्रपोजल बनाया, हमने गवर्नमेंट को भेजा वो. तो हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेजा, हमने STPI को भेजा, हमने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस भेजा, हमने LG's ऑफिस भेजा, मगर इन सब जगहों से कहीं से हमारे को एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला. अभी अगर आप PMO को भेजते हो, एटलीस्ट आपको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिलता है. तो हमारे को यहाँ से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला. सो वी वर काइंड ऑफ डिसाइडेड मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम. तो कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो मिले. We received it, yeah, we look into it. Yeah, yes, this is not... yes. So even that did not happen. So we thought कि let's focus on something else right now. तो we will see this in future. तो मगर दिमाग में तो है, we will someday come back. Inshallah. So if I talk about like what you see in near future या in the longer future कश्मीर में, firstly कि ये takers increase होने के कोई chances है कि like people will avail the services जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेसेस में? बिकॉज आजकल कई लोग अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं छोटी मोटी कंपनी शुरू हो रही है या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो आगे जाके शायद ऐसा कुछ होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि टेकर्स यहाँ होंगे? जी डेफिनेटली होंगे, अभी भी डेफिनेटली है. अभी जैसे मैंने वो कहा, अभी शायद उतने ज्यादा ना हो कि हम बहुत सीरियसली यहाँ पे टीम यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, शायद उतने ना हो, मगर अभी भी हैं. और इन फ्यूचर ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे. हमारे पे को यहाँ पे जो है ना 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम है कि शायद अब ना हो, मगर जब मैंने ये शुरू किया था तब प्रॉब्लम थी एक्सपोजर की. तो कश्मीरियों के पास एक्सपोजर कम था. वो शायद इस यहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट था कि टनले अपोर्च उतारूं. बिल्कुल. अब वो कहीं ना कहीं डिमिनिश तो हो रहा है, कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है, मगर अभी भी बहुत हद तक है. मैं आपको अपना ही बोलूं, मैं जब मैं आता हूँ, जब मैं अब की बार भी कश्मीर आया, तो मुझे लगता है कि आई एम होम, सेफ, कवर्ड. मैं कश्मीर के अंदर हूँ. दुनिया जो है दो ही पार्ट्स में है, कश्मीर का अंदर और कश्मीर के बाहर. तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं माइंड में आता है, और उसकी वजह से क्या है, हमारे को एक्सपोजर की कमी थी. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को वर्क कल्चर अभी भी नहीं है. वर्क कल्चर, बहुत सारे लोगों को काम करना नहीं है. तो क्योंकि हमने बहुत अटेम्प्ट किया था, हमने बहुत ट्राई किया था, हमने बहुत सारे कश्मीरियों को जॉब देने की कोशिश की थी. प्रॉब्लम यही आता था कि उनके पास वर्क एथिक्स था नहीं. That's unfortunate to hear. जी, but things change. So if you see right now, if I compare it with the time when I left start my own venture, तो तब से तो बहुत फर्क आया है, आसमान जमीन का फर्क है. तो आई होप ये आगे भी बढ़े, और आई होप कि हमारे को मिले कि जो हम यहाँ पे ही अपना जो पूरे का पूरा एस्टेब्लिशमेंट अगर हम यही शिफ्ट करेंगे, वी वुड वेलकम दैट. ठीक. और दूसरा, मैंने जो आपको फ्यूचर वाली बात कही, मैंने पहले कहा, ये पहला. दूसरा है जैसे आप इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या यहाँ पे आपको लाइक
अगर मैं आपको सिंपली सवाल पूछूं, क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर में कभी आपका कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, एज एन यहाँ के लोग ऐसी कोई सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, कोई भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली यही वाली, बट इस प्रोफेशन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं कि टेक्निकली डिफ़िकल्ट है, नहीं, टेक्नोलॉजीज तो दिन ब दिन होती हैं। वी डेवलप दिस इन जावा। आज तो टेक्नोलॉजीज है जो उससे फास्टर टू डेवलप है। तो ये डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इट नीड्स अ रिजॉल्व। जब हमने स्टार्ट किया ये, हमको पता था कि हम काम करेंगे, हमको 5 साल 10 साल काम करना है, पैसा आएगा नहीं। तो पैसा उसके बाद ही आएगा, एक दिन आएगा जब हम बहुत बड़े बनेंगे, मगर 5-10 साल पैसा आने वाला है नहीं। तो आपको कितने लोग मिलेंगे जो वो तैयार होंगे वो करने के लिए? मुझे तो यहाँ पे लगता है काफी कम, बिकॉज कहीं ना कहीं आज की जनरेशन, आई एम नॉट श्योर कश्मीरी, बट आज की जनरेशन ही दे वांट फास्ट मनी। हाँ, देखिए, हमारे को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, आज भी मिलती है, हमेशा मिलते रहती है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल वेबसाइट, हमारे को कस्टमर जो है वो नाराज भी होते हैं। वो कहते हैं कि आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हमारी वेबसाइट बना के दो। वेबसाइट क्यों नहीं बनाओगे? तो हम रिफ्यूज करते हैं, बिकॉज वी आर टोटली फोकस्ड। हमारा जो काम है जिसको हम कर रहे हैं, हम उस पर फोकस्ड है। हम बोलते हैं नहीं, वेबसाइट जो है वो आपको जो वेबसाइट बनाता है वो ज्यादा अच्छा बनाएगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को देखो ना, तो इसको क्लासिफाई बहुत वेज में किया जा सकता है, बहुत वेज में। एक तरीका ये भी है कि 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होता है क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज है, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उनको बनाया होता है, टेक्नोलॉजी किसी और ने बनाई है, वो खाली उसको HTML उसका बनाते हैं, उसको ग्राफिक्स बनाते हैं और किसी और की टेक्नोलॉजी यूज करके आपको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं या उसमें कोई बुराई है। डिफरेंस ये है कि उनने वही लाइन अडॉप्ट की है, वो वही काम करते हैं, उसकी उनकी एक्सपर्टीज वही है, वो उसमें हमसे बेटर कर पाएंगे। और जहाँ पे टेक्नोलॉजी क्रिएट करने का है, हम वहाँ पे उनसे बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हमने वही लाइन लिया हुआ है। तो ये डिस्टिंक्शन है। अब मैं अगर आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, तो हाँ, कर सकते हैं, हमसे बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, मगर शायद नहीं बनाए कोई, क्योंकि शायद उनमें उतना कमिटमेंट ना हो, वो तैयार ना हो कि हम की जरूरत है। हाँ, चलिए ठीक। देखिए, तो लाइक वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड। तो आपने ये जो जर्नी एक्सप्लेन की, इसमें आपने खुद कहा काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ी है, काफी हार्ड वर्क की जरूरत पड़ी है, काफी साल तक आपको पता था कि मुझे बिना पैसों के काम करना है। तो इस सब में, जैसा कि आपने सबसे पहले कहा, धुंध को बनाने में कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन था, बट आपकी इस पूरी जर्नी में, इफ आई आस्क यू, किन का कंट्रीब्यूशन रहा है आपके लाइफ में? देखिए, ओके, अगर आप फैमिली टर्म से बोल रहे हैं तो देयर आर 2 पीपल। एक तो मेरी मदर है और मेरी वाइफ है। तो इनफैक्ट कंपनी जब स्टार्ट ही हुई थी, वो तो मेरी वाइफ ने स्टार्ट की थी। तो मैं तब मलेशिया में ही था, वो मेरे से 1 महीना पहले ही आई थी। और एक तो उसका वो बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मगर उससे बहुत कंट्रीब्यूशन उसका था कि शी ऑल्सो न्यू कि पैसा इतना आसानी से आने वाला है नहीं, ये टाइम लेने वाला है और बहुत बड़ा पीरियड होगा, स्ट्रगल का पीरियड। तो आर वी विलिंग फॉर दैट और नॉट? तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो दैट विलिंगनेस, दैट ओके वी विल डू इट टुगेदर, तो हम करेंगे, वी विल सस्टेन। तो उसमें मेरी वाइफ का कंट्रीब्यूशन है। आज की हमारी इस कॉन्वर्सेशन से हमें एक चीज समझ आती है कि अगर आपके पास रिजॉल्व हो, आपके पास कमिटमेंट हो, तो आप अक्सर वो चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में आपने या आपके इर्द गिर्द लोगों ने सोचा ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन कई और लोगों के लिए मददगार साबित होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।